आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, क्या प्रोसीजर है, कब आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास जब भी आईएलटीएस का स्कोर या एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर हो तभी आप हमसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करा लें और एंड तभी लोन सैंक्शन करा के आप रख लें। बाकी हम सारी कंट्रीज़ में फ़ंड करते हैं जो मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाने का सोचता है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जहाँ पे भी स्टूडेंट जाना चाहे। वी ऑलरेडी फंडेड 60+ कंट्रीज, इसलिए वी आर एजुकेशन लोन स्पेशलिस्ट। जब भी एचडीएफसी क्रेडिला में स्टूडेंट्स आपके पास एजुकेशन लोन लेने आते हैं, फॉरेन एजुकेशन लोन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट कब फेस करते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल ऑफ विजन, एंड आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट लेके आ गए हैं हम लोग। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एजुकेशन लोन। आज है हमारे साथ चित्रांश जैन फ्रॉम एचडीएफसी क्रेडिला और वो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एचडीएफसी क्रेडिला, जो है आज हमारे पॉडकास्ट में। हम लोग आज आपको बताने वाले हैं अबाउट स्टडीइंग इन जर्मनी, यूएस, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया विथ एजुकेशन लोन। आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, क्या प्रोसीजर है, कब आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन, रीपेमेंट ऑप्शंस क्या है, क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ऑफर लेटर कौन सी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, क्या आपके मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं एजुकेशन लोन के लिए। सो आज हम चित्रांश जैन से बात करेंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे रिलेटेड टू फॉरेन एजुकेशन लोन। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताइए आपके बारे में और आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं उसके बारे में। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ चित्रांश जैन। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग विद एचडीएफसी क्रेडिला एज अ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल मैनेजर फॉर गुजरात। ओके सर, अभी जैसे कि आपको पता है कि इतने सारे बच्चे अब्रॉड जाते हैं जी, तो सबके पास सेल्फ फंडिंग नहीं होता है, राइट जी, तो आपके पास भी वो आते होंगे जी, और आप हमारे साथ लास्ट 5 से 6 साल से काम करते हो। बहुत सारे बच्चों का आपने एजुकेशन लोन किया है विद अमृतपाल ऑफ विजन और बहुत सारे बच्चे आज भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी क्रेडिला। जी। सो सर, एचडीएफसी जो एजुकेशन लोन है, एचडीएफसी क्रेडिला एजुकेशन लोन है, उसके क्या फीचर्स है, उस एजुकेशन लोन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं पहले एजुकेशन लोन क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन लोन एक ज़रिया है जिसमें स्टूडेंट अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करता है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। कस्टमर एक स्टूडेंट या कस्टमर एक सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जा सकता है, एक वो स्कॉलरशिप के थ्रू जा सकता है, एक वो एजुकेशन लोन के थ्रू जा सकता है। स्कॉलरशिप हमें पता है कि सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। द सेकेंड इज़ सेल्फ फाइनेंसिंग। तो मैं यह बताना चाहूँगा, बहुत से पेरेंट्स के मन में रहता है कि हमें एजुकेशन लोन नहीं लेना है, हमें बर्डन नहीं लेना है। बट मैं आपको आज कंपैरिजन बताना चाहूँगा स्टूडेंट का एजुकेशन लोन वर्सेस सेल्फ फाइनेंसिंग। तो जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें सेल्फ फाइनेंसिंग के थ्रू जाना है और हमें अपनी जितनी भी सेविंग्स है वो ड्रेन आउट कर देनी है, तो मैं आपको यहाँ 3 पॉइंट बताना चाहूँगा सभी को। तो पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि जब हम सेल्फ फाइनेंसिंग के थ्रू जाते हैं तो हमारी पूरी सेविंग्स ड्रेन हो जाती है। सेकेंड, हमें कभी भी ATE का बेनिफिट नहीं मिलता इनकम टैक्स रिटर्न में। थर्ड, जब हम फीस ट्रांसमिट करते हैं, फीस जब हम भेजते हैं कॉलेज में, तो उसके ऊपर 5% का TCS लगता है। जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको ये 5% का TCS नहीं देना पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ 0.5% का TCS पे करना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीज़ा की अप्रूवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप एजुकेशन लोन के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एजुकेशन लोन के थ्रू जाएं, बिकॉज इसमें कोई भी पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है और आपकी सेविंग्स भी बची रहेगी। राइट। और सर, जैसे कि आपने बताया कि सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एजुकेशन लोन को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। तो हमारे पास 2 टाइप के बच्चे आते हैं, राइट। एक जी, तो जिनके पास इनफ पैसा होता है 2 साल 3 साल की कॉलेज का ट्यूशन फीस फंड करने के लिए। जी, एक जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास स्कॉलरशिप्स होते हैं, चलो उनका तो हम लोग अभी उसके लिए बात नहीं करेंगे। बट एक जो स्टूडेंट्स है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टैलेंट तो है, स्किल्स भी है, परसेंटेज भी बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका फिनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते इंडिया में, या तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। तो उन केसेस में या तो उन स्टूडेंट्स को एचडीएफसी क्रेडिला कैसे हेल्प करती है?
तो HDFC क्रेडिला जो है वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी में काम करता है। तो हमारे पास ऑप्शन पेरेंट्स ही नहीं है, पेरेंट्स के अलावा वी कैन टेक मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल एज अ को एप्लीकेंट, जिनके फिनेंशियल्स अवेलेबल हैं, हम उनको लोन में ले सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे या उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम स्टूडेंट को लोन दे सकते हैं। राइट। उसमें हम ये चेक करेंगे कि बस वो सिबिल का चैलेंजेस को बोरोवर के साथ ना है, जिन भी को बोरोवर्स को हम लोन में रह रहे हैं, और उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्लियर हो। राइट। लेट्स से एन एग्जांपल सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको अप्रोच किया, मुझे 20 लाख की लोन चाहिए। मेरे पापा ना तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उनकी जॉब है, जैसे उनको सैलरी मिलती है 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम, तो मुझे एजुकेशन लोन मिल सकती है? जी, आपको बिल्कुल मिल सकता है। आप IT रिटर्न नहीं भरते हैं, बट आप हमें सैलरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम एजुकेशन लोन दे देंगे। बिकॉज हम इसमें इनिशियल 2 साल का मॉरेटोरियम देते हैं, प्लस 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड और होता है, जिसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। तो 3 साल तक तो स्टूडेंट को इनिशियल अमाउंट एक पे करना होता है, जो कि 5,000, 7,000, 10,000 के फॉर्म में वेरी करता है। बट 20,000, 25,000 की सैलरी के केसेस में अगर स्टूडेंट का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो हम उसे बिल्कुल लोन देंगे, एंड 5,000 का बेसिक इंटरेस्ट के साथ हम उसे लोन दे देंगे। तो सर वो लोन किस बेसिस पे होगा? मेरे मार्क्स पे होगा कि मेरे पापा के पास तो ITR नहीं है, तो क्या आपको, मुझे जैसे कि आपने बोला था कि फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट्स भी चलते हैं, तो क्या मुझे अपने अंकल के ITR देने पड़ेंगे, या मेरे जैसे कजिन ब्रदर्स भी चलते हैं, या कैसे होता है? तो हम इसमें एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट का पहले तो प्रोफाइल देखते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, IELTS का स्कोर, PT जो भी एंट्रेंस एग्जाम थी उसमें उसका स्कोर बहुत अच्छा है, GRE अगर दी है तो GRE का स्कोर बहुत अच्छा है। तो हम पहले स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग करते हैं, देन हम को बोरोवर देखते हैं। को बोरोवर अगर पेरेंट्स है और पेरेंट्स की इनकम सफिशिएंट नहीं है या नहीं है, तो हम फिर मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल पे जाते हैं, मतलब मामा और चाचा को भी हम एज अ को बोरोवर ले सकते हैं। बट हम कजिन ब्रदर या बहुत जो दूर के रिलेशनशिप है, हम उन्हें अपने लोन स्ट्रक्चर पे नहीं लेते हैं। रिलेशन रियल ब्रदर हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, रियल ब्रदर को ले सकते हैं, रियल सिस्टर को ले सकते हैं, रियल ब्लड रिलेटिव जो भी हैं हम उन्हें लोन पे ले सकते हैं। राइट। और सर जैसे कि हम 2 सिनेरियो में बात करेंगे जी। पहले सिनेरियो आप एज अ एग्जांपल मुझे रखिए, मैं बैचलर्स में जर्मनी, US, कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ जी। और मुझे डॉक्यूमेंटेशन में क्या देना पड़ेगा? मैंने वो बता दिया कि मेरे पापा के पास ITR नहीं है, तो मेरे जो मैटरनल है, पैटर्नल अंकल हैं, उनको मैं आगे करूँगा, उनके पास चलो डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर मैं बैचलर्स में जाना चाहता हूँ तो मुझे कितने रुपए की लोन जो है वो सैंक्शन हो सकती है? तो HDFC क्रेडिला जो है वो 100% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फंड करता है। 100% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है ट्यूशन फी प्लस एंसिलरी एक्सपेंसेस विच इंक्लूड्स लिविंग एक्सपेंसेस प्लस एयर फ्लाइट्स टिकट्स एक्सेट्रा। तो हम एक तो 100% हम फंड करते हैं। दूसरा, जब आप बैचलर्स के लिए जाते हैं तो आपका जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। इन 4 साल के कोर्स में हमारे लिए स्टूडेंट पे तो हमने बात कर ली कि स्टूडेंट के डॉक्यूमेंटेशन तो परफेक्ट है। जब हम पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट पे आते हैं तो अगर हमें चाचा के या मामा के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं विच इज़ फाइनेंशियली गुड, तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेके हम उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम स्टूडेंट की EMI शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वो 4 साल का टेन्योर है। तो हम उस बेसिस पे वो लोन बना के एंड वी कैन फंड द स्टूडेंट एज वेल। ओके, तो अगर मेरे को बैचलर्स के लिए 4 साल की लोन अगर मिलती है, तो अगर मैं मोटा मोटा कोई भी कंट्री का बेसिक एक्सपेंसेस गिनूं जर्मनी छोड़ के, तो 20 लाख रुपए होता है। 10 लाख ट्यूशन फीस हो गई, या 10 लाख रहने खाने पीने का हो गया, या US में जाऊंगा तो 25 से 30 लाख भी हो जाता है अगर अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। तो 4 इयर्स का अगर मैं मोटा मोटा गिन के चलूँ तो 1 CR। तो क्या मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी आपके बैंक 1 CR जितना लोन प्रोसेस करेंगी? हम 1 CR जितना लोन प्रोसेस करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि किस यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है। अगर बच्चा टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो हम दे देंगे। अदरवाइज हम अनसिक्योर्ड लोन जो ऑफर करते हैं मैक्सिमम 75 लाख तक का ऑफर करते हैं। अगर हमारे पास इसके साथ प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी लाने का बेनिफिट एक और मिलता है कि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर प्रॉपर्टी हमारे पास आती है तो येस वी कैन गो अप टू 1 CR, सब्जेक्ट टू कि वो 1 CR पे जो EMI आ रही है वो EMI कैपेसिटी स्टूडेंट या उसके जो को बोरोवर आए लोन में उनकी है कि नहीं है। ओके, सो सर अभी आप पहले तो अनसिक्योर्ड लोन क्या है और सिक्योर्ड लोन क्या है वो क्लियर कर दीजिए। मैं दोनों में डिफरेंशिएट करता हूँ। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो हम
बिना किसी प्रॉपर्टी के या बिना किसी लिक्विड कोलेटरल के देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को देख के और उसके जो को बोरोवर उन्हें देख के हम अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। इसकी कैपिंग जो है वो HDFC क्रेडिला की 75 लाख की कैपिंग है। हम जब सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो सिक्योर्ड लोन जो होता है वो प्रॉपर्टी, हमारे पास जब मॉर्टगेज होती है तो हम उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमें कंपलसरी नहीं है कि हम इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 80% या 70% देंगे, हम अप टू 100% भी देते हैं और केस टू केस बेसिस पर हम 100% के ऊपर भी जाते हैं। तो अगर लेट्स से कि कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आई है 20 लाख रुपए की और कस्टमर को लोन चाहिए 25 लाख रुपए का, तो हम केस टू केस बेसिस पे वो 25 लाख का लोन भी दे देंगे। विच मीन्स कि प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन अमाउंट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इट इज़ देयर, बट हम बहुत ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी 20 लाख की तो हम 20 लाख का ही लोन देंगे। हम 25 लाख 30 लाख तक भी जा सकते हैं सब्जेक्ट टू प्रोफाइल। राइट। अभी वही सेम सिनेरियो, बैचलर स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे अनसिक्योर्ड लोन मिली या सिक्योर्ड लोन मिली? बैचलर केसेस में हम ज़्यादातर सिक्योर्ड लोन देते हैं, बिकॉज हमें थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस और हमारा जो पास्ट है वो हमें ये बताता है कि हमें सिक्योर्ड लोन ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। बिकॉज बैचलर्स के बाद स्टूडेंट डायरेक्टली जॉब चालू नहीं करता, ही गोज़ फॉर मास्टर कोर्स एज वेल। राइट। अभी हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं मास्टर स्टूडेंट का। सेम स्टूडेंट, पापा मम्मी के पास फाइनेंशियल ITR रिटर्न नहीं है, बेसिक 20-25 हज़ार की नौकरी करते हैं, या तो उनका बेसिक छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल। तो एज अ मास्टर स्टूडेंट मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, तो आप मुझे कितना लोन दे पाएंगे? अगेन मास्टर केसेस में हम बहुत अच्छी फंडिंग करते हैं एंड हम अप टू 100% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देते हैं। इस केस में हम पेरेंट्स की इनकम कंसिडर नहीं करते हैं अगर नहीं है तो, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम 2 साल के बाद स्टूडेंट जो है वहाँ पे एक अच्छी इनकम अर्न करना चालू करता है, तो 2 साल के बाद हम उसकी EMI चालू करते हैं। वो 2 साल तक प्लस 1 ईयर 3 साल का जो हमारा ग्रेस पीरियड होता है, इसमें हम कोई भी कस्टमर से EMI नहीं लेते हैं, हम अगेन पार्ट इंटरेस्ट लेते हैं। इट कुड बी अगेन 5,000, 7,000 और 10,000। सो अगर मुझे US, कनाडा, UK, जर्मनी पढ़ना है, मुझे HDFC क्रेडिला से लोन लेनी है और लोन मिल गई, तो मुझे इन शॉर्ट EMIs जो बिग फ्लैश EMIs होते हैं वो 3 साल के बाद भरना है। यस। 2 साल कोर्स और 1 साल जो आप ग्रेस पीरियड देते हो जॉब ढूंढने के बाद। ट्रू। ओके। तो सर बेसिक अगर हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में जाते हैं जिसमें मुझे कोई प्रॉपर्टी देनी नहीं है आपको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है 11.25% से 12.75% तक, डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल, कॉलेज एंड अदर पैरामीटर्स जो क्रेडिट में चेक किए जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन के लिए एलिजिबल हूँ बट मुझे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है, तो क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी अगेंस्ट में दे के अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता हूँ? यस। अगर आप हमें प्रॉपर्टी देते हो तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है 10.5 से लेकर 10.75% तक। मतलब 1% 1 to 2% का डिफरेंस है। यस। राइट। और सर जैसे कि मैक्सिमम टेन्योर कितना आप लोग देते हो स्टूडेंट को ये पूरा एजुकेशन लोन को रीपे करने का? सो HDFC क्रेडिला इज ओनली द कंपनी जो शायद 14 साल का लोन पीरियड हम देते हैं। 14 साल के टेन्योर में ये लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है और 14 साल के हिसाब से EMI भी डिसाइड होती है। राइट। और अगर मुझे इसको पार्ट पेमेंट करना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 14 इयर्स का आपने मुझे लोन सैंक्शन कर दिया, बट मुझे 14 इयर्स तक चलाना नहीं है, तो उन सिनेरियो में मैं क्या 2 साल में अपना लोन बंद कर सकता हूँ? बिल्कुल। सो HDFC क्रेडिला कहीं पे भी कोई पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं लेता है, कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लेता है। सो आप जब भी चाहें अपना लोन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अपना लोन फोरक्लोज कर सकते हैं एंड मीनवाइल आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं ओवरसीज बैठे बैठे। सो HDFC क्रेडिला एक और फैसिलिटी देता है, हम आपको वेब बेस्ड पोर्टल देंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन अपना पेमेंट HDFC क्रेडिला के लोन अकाउंट में डायरेक्टली कर सकते हैं। राइट। जैसे कि सर अगर मुझे एजुकेशन लोन आपने मुझे एज अ मास्टर स्टूडेंट मेरे को दे दिया, मैं जर्मनी, US, कनाडा, UK चले गया जी, और उसके बाद अगर लेट्स से एन एग्जांपल मुझे अपने फादर को बोलना है कि ये लोन बंद कर दो, मैं ये समझना चाहता हूँ ये लोन मेरे नाम पे होंगे या मेरे फादर के नाम पे होंगे? ये लोन जॉइंटली होगा, आप दोनों के नाम पे होगा, बट इसमें कहीं पे भी पेमेंट पेइंग कंडीशन कहीं पे भी नहीं है। आप भी अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं, स्टूडेंट भी अपने अकाउंट से पे कर सकता है। फादर चाहे कि मैं ब्रांच वॉक इन करके पे कर दूँ, ही कैन पे। फादर चाहे हमें कॉल कर दें, वी कैन पिक अप द चेक एंड वी कैन डू द पार्ट पेमेंट एज वेल। और जैसे कि आपने बताया था कि अगर मदर फादर के पास इतना इनकम नहीं है, रिलेटिव को लेते हैं, मैटरनल या पैटर्नल अंकल को, तो उस केस में EMI किसके अकाउंट से जाएगा? अगेन इट्स अ 1-to-1 केस बेस्ड कॉल है ये। जनरली EMI जो जाएगी वो तो स्टूडेंट के अकाउंट से आगे पीछे, जब स्टूडेंट 2 साल 3 साल बाद ही स्टार्ट अर्निंग तो हम उनके अकाउंट से लेंगे। बट जो इस टाइम पीरियड रहेगा 3 साल का, 3 साल में जो
छोटा अमाउंट पे करना है 5,000 7,000 10,000 का, वो हम उनके अंकल के अकाउंट से लेंगे जो को बोरोवर है। है। तो इस केस में जो मदर फादर वो को बोरोवर नहीं रहेंगे, बट उनके अंकल जो भी होंगे जो उनको फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो रहेंगे। को बोरोवर मदर फादर रहेंगे, फाइनेंशियली को बोरोवर जो रहेंगे वो अंकल रहेंगे। अच्छा, तो इन शॉर्ट कि अगर मेरे मदर फादर के पास फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं जी, तो मैं भी बोरोवर में आऊँगा, मेरे जी। मदर फादर को बोरोवर में आएंगे, और जो मेरे अंकल है वो फाइनेंशियल को बोरोवर में। ओके, उसी से हमारा वो रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगा। राइट सर। और सर जैसे कि दूसरी, लेट्स से एन एग्जांपल कि मैंने लोन ले लिया, हम लोग बेसिक सिनेरियो लेके चलते हैं, 20 लाख का आपने मुझे लोन ठीक है। दिया, तो पहले दिन से मैं यूएस चले गया या जर्मनी चले गया, मेरा पहले दिन से मुझे कितना पैसा भरना है? अगर आप यूएस जाते हो तो पहले दिन से आपको कोई पैसा नहीं भरना है। जैसे कि मैंने बोला 2 साल का हमारा मॉरेटोरियम पीरियड होता है, बट हम एक पार्ट इंटरेस्ट लेना चालू करते हैं, विच इज़ 5,000 7,000 10,000। वो हम इसलिए लेते हैं कि एक हैबिट बन पाए लोन रीपेमेंट करने की, और हमें याद रहे कि हमें ये लोन रीपे करना है। प्लस अगर आप जब 5,000 का इंटरेस्ट पे करते हैं तो 5,000 इंटू 12 60,000 60,000 इंटू 2 साल के लिए करते हैं, तो 1,20,000 जब आप उस लोन अकाउंट में डालते हैं तो आपका इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो अमाउंट बहुत कम होता है। हम उस कैलकुलेशन पे जाएंगे तो समवेयर 2 लाख 3 लाख रुपए की आप सेविंग्स कर लेते हैं, अगर आप वो छोटा छोटा 5-5 हज़ार का इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं तो। इन शॉर्ट, अगर मेरे मार्क्स अच्छे हैं या 50% से ऊपर है, लेट्स से एन एग्जांपल, ओके, फाइनेंशियल भी थोड़ा ठीक ठाक है, बट पैटर्नल अंकल अच्छे हैं जी, वो को फाइनेंस करने के लिए तैयार है, अपने पेपर्स देने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ 1,20,000 रुपये में, और वो भी हर महीने के 5-5 हज़ार रुपये अगर मेरे पापा मेरे को दे पाएँ, मतलब आपके लोन अकाउंट में दे पाएँ, तो मीन्स इन शॉर्ट मैं 1,20,000 में मेरा अपना मास्टर्स जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। यस, राइट। तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि भाई इतना पैसा लग जाता है, 20 लाख 40 लाख 30 लाख, तो वो बर्डन HDFC क्रेडिला जो है उसके वजह से हमको वो कम 1,20,000 में ही ख़त्म हो जाता है। यस। तो वो छोटा सा इंटरेस्ट रीपेमेंट करके 1,20,000 होता है। सब अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, किसी केस में 7,000 होता है, किसी केस में 10,000 होता है। अगर हम 10,000 भी काउंट करके चलते हैं तो इट वुड बी 2,40,000, विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, जहाँ पे स्टूडेंट मास्टर्स करने जा रहा है, जहाँ पे 25 लाख 30 लाख रुपए स्पेंड करने वाला है। एंड ऑफ द डे हम जो आगे का रीपेमेंट लेते हैं वो हम स्टूडेंट से ही लेते हैं, स्टूडेंट इज लायबल टू पे इट। तो इससे ये भी एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि अगर मैं अपने बेटे को बाहर स्टडीज़ के लिए भेजना चाहता हूँ, मेरे जितनी भी जन्म पूंजी जो बोलते हैं, जो अभी तक मैंने कमाया है, Yes. वो एक ही साथ मेरा ड्रेन नहीं हो जाएगा। Yes. और जो भी 1,20,000 या मैक्सिमम आपने बोला कि 10,000 दो या 5,000 दो, हम लोग 1,20,000 गिन के चलते हैं। यस, तो उससे फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आता पहले तो। प्लस अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो पेरेंट्स अफोर्ड भी कर सकते हैं, बट अगर जहाँ पे 2 चाइल्ड हैं या 3 चाइल्ड है तो वहाँ पे पेरेंट्स को भी रहता है कि दूसरे बच्चे के बारे में सोचना है, तीसरे के बारे में सोचना है, तो वहाँ पे बच्चे को आप हम बोलते हैं कि आप बच्चे को एजुकेशन लोन ले, HDFC क्रेडिला से ले, बच्चा अच्छा है हम उसको लोन भी देंगे, प्लस हम आपकी सेविंग्स को भी ड्रेन नहीं होने देंगे, एंड वी आर ऑफरिंग अ फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट और फोरक्लोजर जो आप कभी भी कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। राइट। नहीं, मैं इसीलिए इस पॉइंट को ज़्यादा वो कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चे US कनाडा UK जर्मनी ऑस्ट्रेलिया जाए वो सेल्फ रिलायंट बने, ना कि अपने मदर फादर का पैसा वो यूटिलाइज करें। उनको जो भी वो पैसा दे रहे हैं 1,20,000 उतना ही ले, बाकी खुद कमा के खुद लोन भरें, तो मदर फादर के पीछे भी इतना उनको बर्डन नहीं लगेगा। Correct. और वो खुद भी लगेगा कि यस मैं अपने बलबूते पे इधर आया हूँ और मैं अपने जो लोन है वो मैं खुद ही भर रहा हूँ। तो इससे बच्चे जो है वो सेल्फ रिलायंट भी बन सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो बाहर जाके अच्छे पैसे कमाते हैं, और एक होते हैं कि मदर फादर का पैसा भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते और पूरा नुकसान करके वापस आते हैं, क्योंकि हम लोग तो दिन रात 1000 बच्चे भेजते हैं। तो ऐसे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो हाँ, अगर मैं मेरे केस की बात करूँ तो मैं तो अपने बेटे को वही बोलूँगा, भाई तू लोन ले तो खुद भर और खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, और HDFC क्रेडिला से ले। राइट, ऑब्वियसली। तो अभी HDFC क्रेडिला की बात करते हैं। हम लोग लास्ट 6 साल से काम करते हैं, राइट। आप अमृतपाल विजन के बच्चों को क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज आज तक देते हो, और क्या हम लोग आगे स्टूडेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं? जैसे कि हमने देखा कि हम ऑलरेडी 6 साल से जुड़े हुए हैं और हमने ऑलमोस्ट 300 प्लस बच्चों को ऑलरेडी फंड किया हुआ है अमृतपाल विजन के। हम जो फैसिलिटीज़ अमृतपाल विजन को आज तक देते आए हैं हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। उन फैसिलिटीज़ में एक आती है डोर स्टेप सर्विस, जहाँ पे हम स्टूडेंट के घर पे भी जाते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लगता है कि हमें अमृतपाल विजन के ऑफिस पे रहकर वेबिनार करना है या हमें कोई 10-15 मिनट का सेशन देना है, जो हम ऑलरेडी देते आ रहे हैं और इसको हम आगे कंटिन्यूस रखेंगे। प्लस अगर मैं
फीस की बात करूँ तो हम आगे जाके अगर एक हमें अच्छा नंबर मिलता है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो हम प्रोसेसिंग फ़ीस में भी एक वेवर का डिस्कशन कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अमृतपाल विजन में रजिस्टर्ड हो या तो आने वाले हो, सो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाला है। HDFC क्रेडिला आपको डोर स्टेप सर्विस देगी। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई लाइन में नहीं खड़े रहना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का टेंशन नहीं लेना है। वो लोग आपके घर पे आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे और एलिजिबिलिटी भी निकाल के देंगे। और अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सर से पूछेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर ऑफर लेटर से पहले आपको एलिजिबिलिटी देखना है कि आपको एजुकेशन लोन मिल पाएगा या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। जी, तो HDFC क्रेडिला का एक बहुत यूनिक फीचर है जो आई थिंक HDFC क्रेडिला ही मार्केट में दे रहा है। हमें कभी भी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उसके एडमिशन ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर्स के बेसिस पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने IELTS दिया है, TOEFL दिया है, PTE दिया है या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एंड ही वांट्स टू चेक हिज एलिजिबिलिटी कि क्या वो लोन के लिए एलिजिबल है, तो HDFC क्रेडिला इज़ ओपन टू दैट। हम उसके बेसिस पे फाइल प्रोसेस करते हैं एंड वी गिव सैंक्शन टू दो स्टूडेंट्स। एक बार केस सैंक्शन हो जाता है एंड फिर एडमिशन लेटर आ जाता है या 2-3 एडमिशन लेटर स्टूडेंट्स के पास आ जाता है। स्टूडेंट डिसाइड करके हमें फिर वो एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेगा, देन वी कैन फर्दर गो फॉर द डिसबर्समेंट प्रोसेस। ओके सर, टोटल टाइम प्रोसेस कितना है? आज मैंने आपके बैंक में या HDFC क्रेडिला में एप्लीकेशन किया आज, तो कितने दिन में पूरा प्रोसेस मेरा खत्म हो जाएगा? अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो हम 3 से 4 वर्किंग डेज में पूरा लॉगिन टू डिसीजनिंग तक का जो प्रोसेस है कि केस सैंक्शन हुआ नहीं हुआ, वो हम 3 से 4 दिन में बता देते हैं अनसिक्योर्ड केस में। सिक्योर्ड केसेस में हम 7 वर्किंग डेज का टाइम लेते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम गिन के चलूँ तो 10 दिन के अंदर आज मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया और 10 डेज में मेरा सैंक्शन जी, जो हो जाएगा। मैक्सिमम 10 डेज में हम सैंक्शन डिसीजन करके दे देंगे। मतलब लोन होगा या लोन होगा नहीं होगा वो हम डिसीजन कर देंगे। और ठीक है, अगर होगा फिर मेरा ऑफर लेटर आ गया, उसके कितने दिन के बाद आप सैंक्शन या तो डिसबर्समेंट करते हो? हम उसके 3 से 4 दिन में हम सैंक्शन करके डिसबर्स भी कर देते हैं। और अगर मेरा प्रॉपर्टी मॉर्गेज होता है या हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं तो उस केस में टाइमलाइन बढ़ेगा कि सेम ही रहता है? उस केस में लॉगिन टू सैंक्शन या लॉगिन टू डिसीजनिंग तक का टाइम जो मैंने बताया 7 वर्किंग डेज लगेंगे, वहाँ से लेकर डिसबर्समेंट के टाइम तक को सेम टाइमलाइन रहेगा। 3 से 4 वर्किंग डेज में हम डिसबर्समेंट भी कर देंगे। राइट, सो इन शॉर्ट टाइमलाइन सेम ही है? टाइमलाइन सेम ही है, Same टाइमलाइन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। राइट। और जो मॉर्गेज जो होता है उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अगर हम लोग गुजरात की बात करें स्पेशली, तो कितनी बार ऐसा होता है कि NA-NOC जो मेन इम्पॉर्टेंट दिक्कत हर बैंक्स को पड़ती है, जी, दैट इज़ के टाइटल क्लियर नहीं होता है, घर के प्रॉपर्टीज़ के पेपर क्लियर नहीं होते। तो जनरली आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होते हैं? करेक्ट। तो हम इसमें 2 कैटेगरी में देखते हैं। एक है कि एक तो हम ओरिजिनल टाइटल डीड डिपॉजिट कर लेते हैं जब पूरा टाइटल क्लियर होता है। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि आपके पास आपके नाम की रजिस्ट्री बट पुराना बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है आपके पास। उन केसेस को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं। उसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशन आता है, बट हम ऐसे केसेस भी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी लेते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का टाइटल पूरा क्लियर नहीं है बट कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हमें मॉर्गेज करने के काम में आते हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोन करते हैं। राइट। और सर जो जनरली प्रोसेसिंग फीस, मैं अगर 20 लाख की बात करता हूँ जी, तो 20 लाख का आपने मुझे लोन दिया, तो मेरा फर्स्ट डे एक्सपेंस क्या है? आपका फर्स्ट डे और लास्ट डे एक ही एक्सपेंस होता है। वी चार्ज 1.25% प्लस GST की प्रोसेसिंग फीस। सब्जेक्ट टू इसमें वेवर है, सब्जेक्ट टू अगेन प्रोफाइल और अदर पैरामीटर्स, बट स्टैंडर्ड फीस इज 1.25% प्लस GST एंड दिस इज ओनली द फीस वी चार्ज। तो इन शॉर्ट 25-30,000 रुपीज, मैक्सिमम 30,000 रुपीज़, अप टू मैक्सिमम 30,000। और अगर स्टूडेंट का लोन सैंक्शन हो गया है जी, और 30,000 रुपये एज अ प्रोसेसिंग फीस हम लोग भरते हैं, जी, मैंने भर दिया, लेट्स से एन एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, तो क्या अगर मुझे कल उठ के ऐसा होता है कि मुझे अभी लोन नहीं लेना है, मुझे ये पैसे अभी मैं खुद से ही फंडिंग कर रहा हूँ, तो क्या वो मुझे प्रोसेसिंग फीस रिफंड मिलता है? इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारा जो सैंक्शन लेटर की वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। तो स्टूडेंट अगर चाहे कि इस साल में मेरे को नहीं जाना है, मैं डिफर कर रहा हूँ, मैं अगले साल चले जाऊँगा, तो वो सैंक्शन लेटर वैलिड होता है। या स्टूडेंट ने सोचा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा हूँ, मैं पहले USA जा रहा था, अब मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, तो भी वो सैंक्शन लेटर वैलिड होता है। हम सिर्फ कंट्री चेंज कर देते हैं। बट हमारा जो प्रोसेसिंग फीस होता है विच इज़ नॉन रिफंडेबल, हम उसको रिफंड नहीं करते हैं बिकॉज हमने प्रोसेसिंग फीस जो चार्ज की इट इज़ फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ द लोन। चलो हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता है कि वीज़ा रिजेक्शन किसी का आए, क्योंकि हम वो केसेस करते ही नहीं है। आपको भी पता है कि आपने इतने सारे लोन्स दिए, किसी का ऐसा नहीं है कि आपने उनका पैसा जो है हुआ। तो अगर कोई स्टूडेंट का
वीज़ा रिजेक्शन हो गया जी। तो भी उस केस में तो प्रोसेसिंग फीस रिफंड नहीं मिलेगा, राइट? नहीं, प्रोसेसिंग फीस रिफंड नहीं मिलेगा, बट हमने जो फंड दे दिया है वो स्टूडेंट हमें वापस लोन क्लोज करने के लिए वो वापस हमारा लोन क्लोज कर सकता है, एंड उसमें भी अगेन कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस नहीं है, तो Yes. सिर्फ वीज़ा जो रिजेक्शन लेटर है वो दिखा के वो क्लोज कर सकते यस, तो नॉमिनल जो प्रोसेसिंग फीस है 25-30 हज़ार रुपये वो लगती है, इसके अलावा कहीं कोई चार्जेस नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। मुझे पहले दिन मैंने आपको कॉल किया कि जी। सर मुझे कनाडा या यूएस या जर्मनी जाना है, जी मुझे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे बता पाएंगे? जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। इसमें हम दो लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, स्टूडेंट के और को बोरोवर्स के। तो स्टूडेंट के मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट्स, जो 10, 12 तो कॉलेज की जो मार्कशीट है वो, एंड आईएलटीएस का स्कोर, पीटी का स्कोर, या फिर एडमिशन लेटर अगर आ चुका है तो वो तो अमृतपाल विजन ही आपको सेंड कर देते वो आप हैं। सेंड कर देंगे। और उसके बाद जो पेरेंट्स के हैं वो क्या डॉक्यूमेंट? पेरेंट्स के बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ, और सैलरीड है तो सैलरी स्लिप, 3 सैलरी स्लिप, 2 सैलरी स्लिप लेटेस्ट, एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। ओके, सो अभी इसमें भी दो सिनेरियो है। अगर एम्प्लॉयड है, अगर पेरेंट्स एम्प्लॉयड है तो उसके मदर और फादर के दोनों के इनकम डॉक्यूमेंट्स देना है? नहीं, अगर लेट्स से कि दोनों अगर इनकम है दोनों की अच्छी इनकम है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक की भी देंगे तो वो सफिशिएंट है। लास्ट 3 मंथ्स की? लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी क्रेडिट होती है। ओके, और लेट्स से एन एग्जांपल, मेरी अभी नई जॉब चालू हुई है, मेरे पास 2 महीने की ही सैलरी स्लिप है, तो उस केस में मुझे 1 महीना रुकना पड़ेगा? आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं? मैं पेरेंट हूँ, एज अ पेरेंट मैं बात तो कर रहा हूँ। आपकी अभी जॉब चालू हुई है, बट इससे पहले आप जो जॉब करते थे उसकी आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं और उसका बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। ओके, और ऐसे भी हम लोग इंडिया में रहते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि जिनको कैश में सैलरी मिलती है, तो जिन्हें कैश में सैलरी मिलती है हम उनका सैलरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कंपनी से, एंड वील वेरीफाई इट कि एक्चुअल में कैश में सैलरी आ रही नहीं आ रही है। अगर कैश में सैलरी आ रही है तो वी कैन प्रोसीड इट। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, बैंक में ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा ऐसी कुछ भी नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और सर अभी ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के। पेरेंट्स एलिजिबल नहीं है, उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो मैटरनल पैटर्नल अंकल को कौन से डॉक्यूमेंट्स देने? सेम डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके 2 साल 3 साल के रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट एंड बिजनेस प्रूफ। अगर वो सैलरीड है तो उनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और 1 साल का फॉर्म 16। ओके, सो बिजनेस प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए? अब शॉप एक्ट लाइसेंस होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, गुमास्ता बोलते हैं हम, और कोई भी ऐसा प्रूफ जिसमें बिजनेस एंटिटी मेंशन्ड हो और एड्रेस मेंशन्ड हो। तो अगर बिजनेस प्रूफ आपको देते हैं तो साथ में बिजनेस के जो अकाउंट्स, करंट अकाउंट होते हैं वो भी देना है, उसके भी स्टेटमेंट्स चाहिए? एक कोई भी स्टेटमेंट आप दें जिसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे बैंकिंग अच्छी दिख सके हमें। राइट। और सर अभी हम लोग बात करेंगे जो प्रोसीजर्स होते हैं। जी। हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर ली, स्टूडेंट के पास फाइनल ऑफर लेटर आ गया, हमने आपको ऑफर लेटर भी भेज दिया, जी। फिर आप जो फीस फॉरेन में ट्रांसफ़र करोगे जी, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं या क्या उसका प्रोसीजर होता है? जनरली एडमिशन लेटर पे फेवरिंग मेंशन होती है कि ये फेवरिंग पे हमें फीस ट्रांसमिट करनी है, बट हम जनरली स्टूडेंट के अकाउंट में, हमारा एक ब्लॉक अकाउंट होता है, हम उस ब्लॉक अकाउंट में वो फंड ट्रांसफर कर देते हैं एंड वहाँ से फिर वो स्टूडेंट उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। Yes. और अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशली जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस होती नहीं है। करेक्ट। तो उन केसेस में आप क्या ऑफर लेटर में क्या कंसिडर करते हैं या कैसे उनको फंड करते हैं उन स्टूडेंट्स को? हम उन स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर को देखते हैं, कौन से कोर्स में जा रहा है, कितने साल का कोर्स में वो जा रहा है। हम उन्हें ट्यूशन फी फंड नहीं करते, बट हम उन्हें लिविंग एक्सपेंसेस फंड कर सकते हैं जो ब्लॉक अकाउंट में रहते तो हैं। वो आप कितने फंड, मतलब 2 साल के लिए कोर्स में जा रहा है तो क्या 2 साल का साथ में फंडिंग हो जाता है? नहीं, हम अगर 2 साल का एक साथ फंड कर देंगे तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम पहले 1 साल का कर देंगे, देन 1 साल के बाद स्टूडेंट हमें फिर से रिक्वेस्ट करें, हम फिर से 1 साल का अमाउंट उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं उस ब्लॉक अकाउंट में। सो इन केस मुझे सिर्फ 1 ही साल का फंडिंग चाहिए जी, तो कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि हम तो इतने सारे स्टूडेंट से डील करते हैं, कोई अलग बैंक से आते हैं, कोई खुद के बैंकर्स लेके आते हैं, तो वो लोग मांगते हैं कि आप 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हो, 1 साल का तो हम फंड कर देंगे, तो क्या आपके पास दूसरे साल का पैसा है या नहीं? तो वो प्रूफ भी हमको HDFC क्रेडिला को दिखाना पड़ता है कि आपके पास और पैसे है कि नहीं? नहीं, शुरू में अगर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपने बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, पर ईयर 10 लाख रुपए चाहिए और टोटल 2 साल का 20 लाख चाहिए, तो हम टोटल 20 लाख सैंक्शन कर देंगे। आप बोलेंगे कि पहले साल में 10 लाख आप डिस्बर्स कर दें, हम 10 लाख डिस्बर्स कर देंगे, फिर सेकंड ईयर के लिए आप हमारे पास नहीं भी आएंगे तो भी इट्स ओके।
तो मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे दूसरी बहुत सारी बैंक्स में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास और पैसे हैं या नहीं, क्योंकि 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के पैसे होने चाहिए आपके पास। ऐसे भी बहुत सारी दूसरी बैंक्स के रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसा अपनी बैंक में कुछ नहीं, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि आप हमें ये बोले कि जैसे आपके पास 5 लाख रुपए, आपको 5 लाख की ज़रूरत है, तो जब आप बोलते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप हमें वो दिखा दें कि वो आपके पीएफ के फॉर्म में आपके पास है, सेविंग्स के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, वो 5 लाख रुपए हम फिर कंसिडर कर लेंगे। ओके। बट आप बोलेंगे कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मेरे को 5 लाख की ज़रूरत है, बट आप सब्जेक्ट टू आप मेरे को ये सारे प्रूफ दे देंगे तो हम 5 लाख कर देंगे, अदरवाइज हम 10 लाख भी दे सकते हैं। अच्छा। तो वी कैन गिव अप टू 100% ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, राइट। सो सर, जब भी HDFC क्रेडिला में स्टूडेंट्स आपके पास एजुकेशन लोन लेने आते हैं, फॉरेन एजुकेशन लोन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट कब फेस करते हैं, और एज अ बैंकर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जी, तो हमने जनरली देखा कि जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो वो एडमिशन ऑफर लेटर लेके आता है। अब वो वहाँ से स्टूडेंट के पास जो डेडलाइन होती है फीस पेमेंट की, वो 7 से 10 दिन की होती है, 7 to 10 डेज़ की होती है। अब स्टूडेंट हमें बोलता है कि सर 7 दिन में आप प्रोसेस कर दो, हम तो प्रोसेस कर सकते हैं, बट हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, क्या वो स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, क्या उसके को बोरोवर के पास उसकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लेटेस्ट ITR रिटर्न्स फाइल करें हैं, नहीं करें। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन ऑफर लेटर के बाद आता है तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है जहाँ पे हम स्टूडेंट को उसके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी लोन सैंक्शन करके दे सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास IELTS के स्कोर या एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे हमारे पास आता है और लोन सैंक्शन करा लेता है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेता है, तो उसके बाद हम आराम से 3 से 4 दिन में वो उसकी डेडलाइन के टाइम पीरियड में वो डिसबर्समेंट हम ईजिली कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास जब भी IELTS का स्कोर या एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर हो तभी आप हमसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करा लें और एंड तभी लोन सैंक्शन करा के आप रख लें। राइट। और सर, जैसे कि ये एलिजिबिलिटी चेक कराने का भी कुछ पैसे लगते हैं कि वो फ्री में होता है? नहीं, प्रोसेस इज एंटायरली फ्री, बट लोन एक बार सैंक्शन हो जाता है तो देन विल आस्क फॉर द प्रोसेसिंग फीस। ओके, सो जो हमारी 30,000 की जो प्रोसेसिंग फीस है जी, वो स्टूडेंट को तभी भरनी है अगर वो सैंक्शन लेटर लेता है। यस, अगर आपने सैंक्शन कर दिया, उसको ईमेल कर दिया, उसको पता चल गया कि भाई मेरी लोन सैंक्शन हो गई है, फिर उसको Yes. लेना नहीं लेना वो उसके ऊपर है। यस, बट उसको पैसे प्रोसेसिंग फीस तब नहीं देनी है। Yes, उसको तभी देनी है जब भी उसको लेना है, सैंक्शन यस। करना है। जब भी Right. स्टूडेंट हमसे सैंक्शन लेटर अवेल करता है देन ओनली ही हैज़ टू पे द प्रोसेसिंग फीस, अदरवाइज उसे प्रोसेसिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। राइट। सर, अभी आप हमें बताइए कि बहुत सारी बैंक्स के साथ हम भी काम करते हैं, बट जी। जितने सारे बच्चे HDFC क्रेडिला के साथ में जाते हैं, जी, जो सेटिस्फैक्शन उनको HDFC क्रेडिला में मिलती है, जैसे कि आप डोर स्टेप सर्विस भी देते हो अमृतपाल ऑफ विजन के स्टूडेंट्स के लिए, करेक्ट, तो वाई HDFC क्रेडिला? स्टूडेंट्स क्यों HDFC क्रेडिला सेलेक्ट करें? करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को, पेरेंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम HDFC क्रेडिला हम 100% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का फंडिंग करते हैं, विच मीन्स कि आपका ट्यूशन फीस, आपका लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस हम कवर करते हैं। बाकी बैंक्स विल आस्क यू फॉर मार्जिन मनी, इट कुड बी 10%, 15%, 20% बैंक्स के हिसाब से, बट हम जो फंड कर रहे हैं वी आर कंप्लीटली फंडिंग 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सेकेंड बेनिफिट विच वी गिव इज ATE का बेनिफिट। अंडर द सेक्शन ATE में जो इंटरेस्ट का वेवर, इंटरेस्ट पोर्शन का जो हम बेनिफिट देते हैं, इट हैज़ नो लिमिट्स, इट कुड बी अप टू द जितना भी इंटरेस्ट स्टूडेंट ने या पेरेंट्स ने पे किया उसके पूरे लिमिट का वो वेवर ले सकता है। थर्ड, हमारी पूरी प्रोसेस डिजिटल है, सो हम लॉगिन से लेकर डिसबर्समेंट तक और उसके बाद भी पोस्ट सेल्स सर्विसेज जो होती है, IT सर्टिफिकेट लेना है, पार्ट पेमेंट करना है, फोर क्लोज करना है, एवरीथिंग इज एंटायरली डिजिटल। वी आर अ पेपरलेस कंपनी, हम कहीं पे भी हार्ड कॉपी की डिमांड नहीं करते हैं। द फोर्थ एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि हम जब भी प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो टाइम लाइन है, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, इट इज़ 3 to 4 days व्हेन वी कंपेयर इट विद द अदर बैंक्स विच टेक 10 days और 12 days इन द प्रोसेसिंग ऑफ अ लोन। सो दिस आर द मेजर बेनिफिट्स। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, डोर स्टेप सर्विस है, हैजल फ्री सर्विसेज है। सो द अदर इम्पॉर्टेंट फीचर विच वी हैव इज़ प्री वीज़ा डिसबर्समेंट। प्री वीज़ा डिसबर्समेंट मतलब वीज़ा आने से पहले ही हम ब्लॉक अकाउंट में डिसबर्समेंट कर देते हैं, जिससे कि उस डिसबर्समेंट के बेसिस पे स्टूडेंट अपना फिनेंशियल एलिजिबिलिटी वीज़ा प्रोसेसिंग में प्रूव कर सके। उसके लिए वहाँ पे इजी हो जाता है कि उसके फाइनेंशियल प्रॉपर हैं एंड उसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है। सो दिस आर द मेजर फैक्टर्स जहाँ पे HDFC क्रेडिला प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। प्लस हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। वी ऑफर्स एज बोथ सिक्योर्ड लोन भी देते हैं, हम अनसिक्योर्ड लोन भी देते हैं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वेरी करता है 10.25, 10.5 से लेकर 12.75 तक। राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक डिटेल्ड पॉडकास्ट जो पूरे इंटरनेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, विथ वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC क्रेडिला बैंक, चित्रांश जैन, जो मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं।
सो आपको कोई भी हेल्प रिलेटेड टू एजुकेशन लोन चाहिए होगी, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, सो दैट आप अपना जो ड्रीम है स्टडिंग इन जर्मनी, यूएस, कनाडा, यूके, उसको अचीव कर सकते हो। और मेरा सर एक लास्ट डाउट है, कौन सी कंट्रीज के लिए आप जो है फंड करते हैं? सो हमने अभी तक 60+ कंट्रीज़ में फ़ंड किया है। सो हम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में फ़ंड करते हैं एक्सेप्ट द कंट्रीज़ जहाँ पे वॉर की सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अभी हम रशिया नहीं करते हैं, हम अभी यूक्रेन नहीं करते हैं। बाकी हम सारी कंट्रीज़ में फ़ंड करते हैं जो मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाने का सोचता है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जहाँ पे भी स्टूडेंट जाना चाहे। वी ऑलरेडी फंडेड 60+ कंट्रीज, इसलिए वी आर अ एजुकेशन लोन स्पेशलिस्ट। राइट, सो थैंक यू सर टू बीइंग विद अस इन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा, आई थिंक सो। माय प्लेजर। ऐसा वीडियो विद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं है, जहाँ पे केस स्टडी, मैंने बताया कि मेरे को बैचलर्स में जाना है, मास्टर्स में जाना है, इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। थैंक्स फॉर दैट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यूएस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जाना चाहते हो, डू कॉन्टैक्ट अमृतपाल ऑफ विजन। सी यू सून।